इस सृष्टि को बचाने में और धर्म ग्रंथों को बचाने में, शास्त्रों को बचाने में हमारा जो योगदान रहा है, ब्राह्मणों का जो योगदान रहा है, उसको लेकर के ये परिचर्चा थी। इस परिचर्चा में ये तय हुआ कि एक बार फिर से ब्राह्मणों को उस जगह पर लाया जाए जहां से एक बार फिर से वो राष्ट्र निर्माता की भूमिका में आ जाएं। ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, ये अब राजनीति में अपना आराध्य जो है वो मानना शुरू किए हैं कि परशुराम को। जिसके साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपने देखा होगा कि समय के हिसाब से धीरे धीरे करके ब्राह्मणों की जो सत्ता में उपस्थिति है वो कम होती जा रही है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं विशेष खबर। बिहार में ब्राह्मण जो है अब बदले की मूड में आ गए हैं और बड़ी बैठक जो है वो हो गई है। और ठीक चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज जो है अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए पूरे बिहार में 5 लाख से अधिक शास्त्र और शस्त्र जो है बांटने जा रही है। आखिरकार चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज जो है किसे ताकत दिखा रहे हैं और उस ताकत का क्या कुछ असर सरकार पर होगा, यह भी बेहद अहम हो जाता है। और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ में बाबा जुड़े हुए हैं, हम सीधा बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, चुनाव का घड़ी चल रहा है, चुनाव का बिगुल बज चुका है और उससे पहले ब्राह्मण की ये एकजुटता और ये बड़ी बैठक क्या कुछ अपने आप में बताती है? देखिए विकास, आपने इसको चुनाव से जोड़ करके देखा, लेकिन फैक्ट ये है कि आपको याद होगा कि शुरू से ही, आदिकाल से ही ऐसा चला आ रहा है कि ब्राह्मण जो है वो सत्ता को संचालित किया करते थे, अपने नहीं बैठते थे। जैसे आपने देखा होगा चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी आपको पता होगी। बिल्कुल। और ये बिहार की धरती की ही बात है, यहीं से शुरुआत हुआ था और यहीं चाणक्य की उत्पत्ति हुई थी और यहीं से सारा मामला हुआ था। तो पूरी दुनिया में एक परसेप्शन बना कि एक व्यक्ति जो है वो जो राजा को निर्देशित करता है, बताता है, उसके लिए शासन कैसे संचालित हो सके उसको तय करता है। ब्राह्मणों का काम यही रहा है शुरू से। और ब्राह्मण जो आप लगातार देख रहे होंगे, इसकी चर्चा क्यों शुरू हुई, तो परशुराम जयंती आने वाला है 29 और 30 तारीख को अक्षय तृतीया है और उसी दिन परशुराम जयंती भी होता है। और जो परशुराम जयंती को लेकर के ब्राह्मणों में एक अलग तरह का एक भाव जगा है। ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, ये अब राजनीति में अपना आराध्य जो है वो मानना शुरू किए हैं कि परशुराम को। जिसके साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपने देखा होगा कि समय के हिसाब से धीरे धीरे करके ब्राह्मणों की जो सत्ता में उपस्थिति है वो कम होती जा रही है। इसके पीछे का कारण आप समझिए। हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा 2024 का चुनाव हुआ है। हालांकि हम इसको चुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि आज जिसकी चर्चा कर रहे थे और 5 लाख शास्त्र और शस्त्र बांटने की बात जनेऊ के साथ जो चर्चा हुई है, आज की एक बैठक हुई थी, उसी बैठक से जुड़ा हुआ ये सारा तथ्य है। आप उस बैठक में मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। और उस बैठक को संचालित करने वाले थे अश्विनी चौबे, जो कि आप देखिएगा वेशभूषा से भी ब्राह्मण को रिप्रेजेंट करते हैं। लंबे समय तक उन्होंने इससे बिहार को बहुत कुछ दिया है। आपने देखा होगा कि जेपी आंदोलन से निकले हुए और अब तक जो राजनीतिक इतिहास उनका रहा है उसमें उन्हें बाबा के नाम से जाना जाता है और हर कोई उनका बहुत सम्मान करता है। बिल्कुल। अब तक जो स्थिति परिस्थिति थी वो ये थी कि ब्राह्मणों को मिला जुला करके स्थान दिया जाता था और उनके संख्या बल के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व मिलता था। लेकिन अब उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलना शुरू हुआ। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि और भी कई तरह की बातें हैं, हमारे धर्म को, हमारे शास्त्र को, हमारी उपलब्धि को, इस सृष्टि को बचाने में और धर्म ग्रंथों को बचाने में, शास्त्रों को बचाने में हमारा जो योगदान रहा है, ब्राह्मणों का जो योगदान रहा है, उसको लेकर के ये परिचर्चा थी। इस परिचर्चा में ये तय हुआ कि एक बार फिर से ब्राह्मणों को उस जगह पर लाया जाए जहां से एक बार फिर से वो राष्ट्र निर्माता की भूमिका में आ जाएं और जो उनका काम है उस काम को करें। इसी को लेकर के करीब 30 से ज्यादा संगठन मौजूद थे। इस्कॉन मंदिर में एक मीटिंग हुई, एक परिचर्चा बुलाई गई थी, जिस परिचर्चा में उसका मकसद ही था शास्त्र और शस्त्र दोनों को एक साथ लेकर के। और भगवान परशुराम, अगर ये आप कह के चल रहे हैं कि वो किसी खास जाति के नेता थे या किसी खास जाति के अवतार थे, तो ये माना नहीं जा सकता है। जैसे आप कृष्ण को किसी जाति से बांध करके नहीं रख सकते हैं, राम को किसी जाति से बांध करके नहीं रखते हैं, वैसे परशुराम को भी आप किसी जाति से बांध करके नहीं रख सकते। और इसके लिए जो अश्विनी चौबे के निर्देशन में
उनके मार्गदर्शन में जिस तरह से 30 से ज्यादा संगठनों ने बिहार भर के ये तय किया कि उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में हम ब्राह्मणों को एक बार फिर से जगाएंगे, उनकी वृत्ति से लेकर के उनकी बाकी के जो हाव भाव हैं, उनकी परिस्थिति स्थिति क्या है, इसको लेकर के हम एक बार फिर से बैठेंगे और अपने लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। आपने देखा होगा कि कई जातीय सम्मेलन आपने देखा होगा, जातीय रैलियां आपने देखी होगी, लेकिन ब्राह्मणों की रैलियां और ब्राह्मणों की आप इस तरह का कुछ नहीं देखे होंगे। ये बैठक करते हैं, परिचर्चा करते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं। ब्राह्मण सबके लिए होता है, ये बातें भी तय है। और इसी संदेश को लेकर के पूरे बिहार भर में, इस संदेश को लेकर के देश भर तक जाने की जो परिकल्पना इस बैठक में की गई है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, देश और दुनिया भर में ये बात बताया जाएगा कि ब्राह्मणों की क्षमता क्या रही है और ब्राह्मणों ने किया क्या है इस सृष्टि के लिए, देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि इस बैठक को संचालित किया गया है, इसमें यह निर्णय किया गया है, जो बातें उस बैठक में हुई उसमें सभी लोगों के विचार लिए गए और विचार लेने के उपरांत जब इस बात पर पहुंचा गया कि परशुराम जयंती के रूप में 29 और 30 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उस कार्यक्रम के बाद 1 महीने तक लगातार इस कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा और इसके तहत लोगों को घर घर पहुंच करके एक शास्त्र और एक शस्त्र, जो कि परशुराम जी का सिंबल है फरसा, उसको लेकर के लोगों तक पहुंचा जाएगा और लोगों को जगाया जाएगा। उस शास्त्र के, उस शस्त्र के माध्यम से ये बताया जाएगा कि शास्त्र क्यों है और शस्त्र क्यों है। इसके साथ साथ जनेऊ जो है, ब्राह्मण का जो आपको आशीर्वाद होता है, वो जनेऊ भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद 1 महीने के इस कार्यक्रम के दौरान जो कुछ भी उपलब्धि होगी, जो भी फीडबैक मिलेगा, उसके आधार पर एक बड़ा जो है रैली के रूप में या कहा जाए कि समागम के रूप में, जिसको कहा यह जा रहा था कि उसका अलग से कुछ नाम दिया जा सकता है, उसको लेकर के एक समागम किया जाएगा जिसमें ये बताने की कोशिश की जाएगी कि ब्राह्मण जो है वो जाति नहीं बल्कि सबके लिए होता है और भगवान परशुराम के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों ने जो इस कार्यक्रम के माध्यम से फीडबैक निकल करके आया, उसमें अश्विनी चौबे को सभी लोगों ने स्वीकार किया कि वो हमारे नेतृत्व करेंगे और उनके नेतृत्व में ब्राह्मण समाज एक बार फिर से अपने अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए, अपने खोए हुए जो उनके जो अधिकार हैं, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए, और जो सबको ही अपने अपने लिए अगर लड़ रहा है तो ब्राह्मणों को भी उनके हक हिसाब के अनुसार, उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए और मान सम्मान का जहां तक सवाल है वो मान सम्मान भी मिलना चाहिए। इसी को लेकर के जो अश्विनी चौबे ने अपनी बातें कही, हम चाहेंगे कि पहले वो बातें हम सुन लें। हम लोग विषय के ही अंदर संक्षिप्त में चर्चा करके फिर इसको बहुत अल्प समय में मैंने अपने 2-4 लोगों से बात किया था, हमारे कृष्णकांत जी से कुछ 1-8 सप्ताह पहले, और इसी हॉल में जब हम लोग वहाँ बैठे थे, कब नवंबर में ना, दिसंबर में शायद 25 दिसंबर के निमित्त बैठे थे, तो इस हॉल में परशुराम जी के बारे में भी उस समय चर्चा आई थी। हम लोग अगले बार बढ़िया राष्ट्रीय अंतर, तो मुख्य रूप से एक विषय तो जो तुरंत है और दूसरा विषय जो हमें आगे तुरंत अगले हफ्ता में करना है। तो पहला विषय तो राष्ट्रकवि दिनकर का। आप सब लोग जानते हैं कि 51 उनका पुण्यतिथि है और राष्ट्रकवि दिनकर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अभी संजय जी, डॉक्टर संजय आए थे, अभी गए। अच्छा, कहीं मीटिंग में गए। तो राष्ट्रकवि दिनकर का 51वां वर्ष है और पुण्यतिथि का, और रश्मि रथी का जो मंचन है, रश्मि रथी का नीचे रश्मि रथी जो पर्व है उसका समापन का भी 1 साल से चल रहा था, और नीरज जी इसको बता देंगे अच्छी तरह। उसका मंचन भी यहाँ है और डॉक्टर मुजीब साहब, डायरेक्टर उसके मुजीब साहब बम्बई के निदेशक हैं, जो वर्षों से इनके साथ मिलके जगह जगह अपने कला से और देश को, दुनिया को, और उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर के कई राज्यों के राज्यपाल, और मैं भी दर्जनों जगहों पर राष्ट्रकवि दिनकर के उन सभी मंचन में भाग लेते रहा हूँ। तो मुझे खुशी है कि 24 तारीख को बापू सभागार में वो कार्यक्रम है
बापू सभागार में 24 तारीख को 11 बजे दिन में, और उसमें कई प्रकार की चीज़ें भी जोड़ा गया है और काव्य मंचन भी है। तो मैं नीरज जी से कहूँगा कि दिनकर जी के कार्यक्रम के निमित्त आप संक्षिप्त में बता भी दीजिए और फिर आह्वान भी कर दीजिए, तो अच्छा रहेगा। फिर हम लोग दूसरे विषय पर चलेंगे। मुझे लग रहा है कि आप सभी देख रहे हैं पीछे शस्त्र शास्त्र सनातन संस्कार, इससे मेरे प्रेस के जो मित्र बंधु हैं, हम सब लोगों ने ये तय किया है और आगे उस पर विचार मंथन भी चल रहा है, और फिर विचार मंथन के बाद अंतिम जानकारी मिलती रहेगी और आगे भी जानकारी हम लोग देते रहेंगे। मुख्य रूप से जो अभी भगवान परशुराम का जयंती आप सब जानते हैं कि पूरे देश में मनाई जाती है और दुनिया के कई देशों में मनाई जाती है। तो भगवान परशुराम की जयंती और जन्मोत्सव के रूप में हम लोग ये काफ़ी व्यापक पैमाने पर बिहार में विशेषकर और देश में भी इस बार करने का निश्चय हुआ है। और विभिन्न परशुराम जी के नाम पर बहुत तरह की संस्थाएं देश भर में चल रही हैं, तो उन सब के साथ संपर्क स्थापित करके और सारे सनातन के जितने हमारे धर्माचार्य हैं उनका आशीर्वाद ग्रहण करके मैं अभी जगत गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज और ऐसे स्वामी भास्कराचार्य जी महाराज अयोध्या में, वृंदावन में, मैं पिछले 1 सप्ताह 10 दिन से इसी काम में लगा था कि पहले ऐसे संतों का आशीर्वाद दिया जाए, उनसे विचार मंथन भी किया और उनके विचार मंथन से ये निकला कि इस कार्यक्रम को भव्य दिव्य कार्यक्रम हो और उन सब लोगों का भी सानिध्य हो, उनका ये प्रयास भी हम लोगों ने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्यक्रम हमारे भगवान परशुराम जी का जयंती हर साल छोटे बड़े पैमाने पर सब लोग बनाते रहे, तो 29 तारीख को अक्षय तृतीया है और 29 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन से उनका जन्म जयंती उस दिन मनाते हैं लोग। 30 को भी होता है, 29, 30, 1, कुछ लोग 1 को कर रहे हैं। मैं चाहता हूं इस बार जितने भी छोटे बड़ी संस्थाएं हैं, जो लोग भी भगवान परशुराम सबके हैं, तो भगवान परशुराम का एक विषय रखा है सनातन से जोड़ करके सनातन समरस समाज के निर्माण में परशुराम की महत्ता, सनातन समरस समाज के निर्माण में परशुराम की महत्ता। आज समाज टूट रहा है, जातियों और उपजातियों की रैलियां हो रही है, सभी राजनीतिक दल थक नहीं रहे हैं, उसमें से कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं है। सब एक दूसरे को कहा जाए कि हम कैसे जातियों को हम आगे खड़ा करके वोट बैंक की राजनीति करें। मुझे लगता है कि मैं भी एक राजनीतिक कार्य करता हूं, लेकिन मैं इसका समर्थन कभी भी नहीं किया है मैंने, न मैं करूंगा। ये ठीक है कि हम सभी कुछ लोग कहते हैं तो भगवान परशुराम को जातियों से नहीं जोड़ा जाए, भगवान को श्री राम को जातियों से नहीं जोड़ा जाए, भगवान कृष्ण को जातियों से नहीं जोड़ा जाए। ये लोग कालखंड में पहला भगवान, जैसा कि हम लोग प्रार्थना किए तो 52 भगवान का अवतार हुआ, पहला मनुष्य अवतार 52 भगवान हम सब लोग के, और दूसरा छठा अवतार जो हुए भगवान परशुराम जो राम के ही रूप में थे, और तीसरा श्री राम, 7वां, 8वां आप सब जानते हैं श्री कृष्ण द्वापर में, 9वां बुद्ध के रूप में जानते हैं, और 10वां जो कल की अवतार होने वाला है। तो मुझे ये लग रहा है, और परशुराम के बाद भगवान परशुराम की जो छवि है, अन्याय के खिलाफ उन्होंने सब दिन संघर्ष किया, और वो आज तक जो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले, और सनातन जब सृष्टि से ही वो विष्णु के अवतार रहे महर्षि, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे देवत्व जो चिरंजीवी है आज भी वो धरती पर कहीं न कहीं गुफा में होंगे, जरूर सब जगह विद्यमान होंगे। तो भगवान परशुराम सब जगह हैं,
सबके लिए है। तो मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति में हम लोग जो सनातन समरस समाज के निर्माण में परशुराम की महत्ता जो है, इस विषय को लेकर के और हम सब लोगों ने जो विषय रखा है कि जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, शस्त्र शास्त्र, उसके बारे में पहले ही कृष्णकांत जी ने बता दिया है। तो शस्त्र और शास्त्र, सनातन संस्कार, एक विषय आया है कि हम लोग 5 लाख परिवारों में बिहार में शस्त्र और शास्त्र और जनेऊ के साथ भगवान परशुराम का 5 लाख परिवारों में पूजन करेंगे। ये विषय, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे इसको किया जाए, विस्तृत रूप कैसे दिया जाए, और देश के कोने कोने में जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं, सबको आमंत्रित करके अंतिम में जो समापन 1 महीने का कार्यक्रम ये चलता रहेगा। और अंतिम समापन की तिथि, अभी उसकी घोषणा में डेट तिथि अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मई के अंतिम सप्ताह में जो भी तिथि निश्चित होगा, पटना में एक लाखों लोगों का, ऐसे परशुराम भक्तों का सामाजिक समरसता का संकल्प लेने के लिए हम शस्त्र और शास्त्र का पूजन भी यहाँ करेंगे, ऐसा सोचा गया है। और समाज को जोड़ने का, समरस समाज बनाने का। तो मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो प्रेस के बंधुओं के लिए इतना काफी है। और राष्ट्र कवि दिनकर का जो 24 तारीख को यहाँ पर राष्ट्र कवि दिनकर जी का कार्यक्रम होने जा रहा है बापू सभागार में 11 बजे, और परशुराम की प्रतीक्षा, और एक वक्ता आ रहे हैं शांति निकेतन से, उसकी चर्चा हो रही है शांति निकेतन से। आप बता दीजिए। प्रोफेसर सुभाष चंद्र राय जी, पूरा प्रोफेसर इसी बिहार के हैं, प्रोफेसर सुभाष चंद्र राय। परशुराम की प्रतीक्षा पर बहुत अच्छा उसकी चर्चा का विषय भी रखा गया है। और साथ साथ आप बाबा एक विषय दिए थे, सामाजिक समरसता के योद्धा परशुराम। हाँ, तो और उसमें जो काव्य है उसके बारे में बता दीजिए आप जरा। परशुराम जी के कार्यक्रम का डिटेल बता दीजिए। आप बता। मैंने कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि भगवान परशुराम जी का और राष्ट्र कवि दिनकर का 24 तारीख को दिनकर परिवार की ओर से ऐसे 7 लोगों को उन्होंने तय किया है सम्मान समारोह करके, और उस कार्यक्रम में स्वागत अर्पित करेंगे। तो उसमें इन लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी दिनकर परिवार की ओर से और न्यास की ओर से, विशेष करके दिनकर परिवार की ओर से, उनकी पुत्रवधू, उन्होंने आग्रह किया था पत्र लिख करके, और उन्होंने आग्रह किया कि आप इस कार्यक्रम में सम्मान अर्पित करने के लिए और उनका सम्मान देने के लिए आए करने के लिए। तो अब वो प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता रहेगी, जैसा होगा वो बताएंगे क्या होगा नहीं होगा। लेकिन 24 तारीख को वो समापन का कार्यक्रम 11 बजे है। उसमें बड़ी संख्या में हम बिहार वासियों से 2 बजे से बापू सभागार, 2 बजे से ना, 1:30 बजे आप 1 बजे रखो। आप बापू सभागार में 1 बजे का समय दिया गया है राष्ट्र कवि दिनकर का। और वही कार्यक्रम के बाद उनके जो 91वीं पुण्यतिथि के बाद हम लोग उसका मंचन भी जो है, जो क्या नाम है, रश्मि रथी का मुजीब खान साहब जो बम्बई के वही निदेशक है, और सारे देश के बड़े बड़े कलाकार आएंगे और उसका रश्मि रथी का मंचन भी उसी स्थल पर होगा। जो बहुत सारे साहित्यकार पत्रकार देश भर से आ रहे हैं, तो विशेष रूप से उसके लिए अलग से वो भेजा जा रहा है। मैं यही चाहूँगा कि ये कार्यक्रम जो दिनकर जी का हो रहा है विशेष करके युवाओं को समर्पित होगा, युवाओं को समर्पित होगा। तो बड़ी संख्या में छात्र युवा शक्ति और ये सब लोग वहाँ पहुँचे, तो इसका प्रयास भी चल रहा है। तो ये दोनों कार्यक्रम के निमित्त ही हम लोग यहाँ आज मिलने के लिए यहाँ आए थे। आगे परिवारों का पूजन जो है 30 तारीख को करेंगे। 30 तारीख से लेकर के अगले 1 महीने तक, 29 तारीख से लेकर के अक्षय तृतीया से लेकर के 1 महीने तक, 1 माह का ये पर्व के रूप में, महापर्व परशुराम महापर्व के रूप में हम लोग महोत्सव के रूप में जन्म का राम चेतना जागरण अभियान के रूप
पे। हाँ, परशुराम ये पूरे देश को जागृत करने का, दुनिया को इस माध्यम से जन चेतना जागृत करने का और सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प भी हम लोग साथ साथ लेंगे। बाबा, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आपने कहा कि ब्राह्मण का एक बड़ा कुनबा जो है बिहार में है और ब्राह्मण हमेशा से बीजेपी के और झुकाव दिखाए क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो क्या ऐसे में ब्राह्मण जो है अब तक बीजेपी और एनडीए को वोट करके कुर्सी पर बैठाते आई लेकिन उन्हें उतना सम्मान नहीं मिला, तो क्या इसके लिए भी अश्विनी चौबे कोई कदम उठाएंगे, इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे क्योंकि सामने चुनाव है बिहार का? देखिए विकास, आप उस मीटिंग में मौजूद थे जहां पर चर्चा चल रही थी, उसको किसी तरह से कोई बैन नहीं किया गया था, ना ही वहां मीडिया का इंटरव्यू से कोई किसी तरह का कोई रोका गया था। वहां खुले में बातचीत हो रही थी और अश्विनी चौबे ने खुल करके इस बात को कहा। कुछ लोगों ने पॉलिटिकल बातें छेड़ी भी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये कोई पॉलिटिकल परिचर्चा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी परिचर्चा है जिस परिचर्चा के माध्यम से हम लोगों तक सही संदेश पहुंचाएंगे। परशुराम को लेकर के जो लोगों की भ्रांतियां हैं, भगवान परशुराम को लेकर के उन भ्रांतियों को दूर करेंगे। और आपको ये पता है कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं था। हर दल के, हर पार्टी के लोग, ब्राह्मण सभी मौजूद थे, सभी दल के लोग मौजूद थे और इसके साथ साथ अदर जाति के लोग भी मौजूद थे। उसमें अति पिछड़ा समाज के भी थे, दलित समाज के लोग भी मौजूद थे, पिछड़ा समाज के भी लोग मौजूद थे, सहनी समाज से लेकर के बाकी के सब समाज के, राजपूत समाज के लोग मौजूद थे, भूमिहार समाज के लोग मौजूद थे, कायस्थ समाज के लोग मौजूद थे, सभी समाज के लोग मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि अश्विनी चौबे ने जो एक रास्ता, एक लाइन ड्रॉ किया है, वो लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस लाइन को समझना जरूरी इसलिए हो जा रहा है कि अश्विनी चौबे जिस रोल में आए हैं वो रोल साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक संदेश देना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने जेपी आंदोलन में संदेश दिया और उसके एक बड़े पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने जितने दिन तक बिहार में राजनीति की, उस राजनीति के बारे में भी कहा जाता है कि जिस विभाग को उनको दिया गया उस विभाग में उन्होंने जिस तरह का बेहतर काम किया कि रात के 2-2 बजे रात तक लोग लाइन लगा करके खड़े रहते, इंतजार करते थे कि अश्विनी चौबे आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, वो क्या कहेंगे वो हम सुनना चाहते हैं। इसके अलावा केंद्र की राजनीति में भी जब जितने दिनों तक रहे वो उन्होंने बेहतर काम किया है। अब जबकि समाज के प्रति उनकी एक धारणा और समाज के लोगों ने जब उन पर दबाव बनाया है कि आप अब समाज को लीड कीजिए, तो उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया है। और उसके बाद अब देखिए आगे क्या क्या होता है, क्योंकि 29-30 तारीख के बाद से जो कार्यक्रम होगा वो भी होगा। इसके बाद आपने देखा होगा कि दिनकर को लेकर के उन्होंने, राष्ट्रकवि दिनकर को लेकर के भी उन्होंने अपनी बातों को रखा है और भी बहुत सारी बातें हुई। अब इन सारी बातों को लेकर के देखना दिलचस्प ये होगा कि इसका जो परिणाम निकल के आता है वो क्या होता है। क्या ब्राह्मण समाज को एकजुट करके और परशुराम जी का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाने में सफल हो पाते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। चलिए, अश्विनी चौबे ने अपने कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, जिम्मेदारी कि ब्राह्मण समाज को एकजुट करे और उन्हें भगवान परशुराम के जो उदाहरण है, भगवान परशुराम का जो रास्ता है उस रास्ते पर ले चले। लेकिन अब इसे भी कुछ लोग जो है राजनीति से जरूर जोड़ेंगे। लेकिन ये एक कार्यक्रम रखा गया था जहां पर पूरे बिहार में 5 लाख से अधिक परिवारों को शस्त्र और शास्त्र जो है दोनों दी जाएगी और उन्हें जागरूक की जाएगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है।
ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।